So, friends, let's begin. Very good morning, everyone. So, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जो है सप्लाई के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बट लास्ट लेक्चर में आई फॉरगॉट टू इन्फॉर्म यू कि चैप्टर 3 के एमसीक्यू भी आपको करने हैं, तो कोई बात नहीं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग सप्लाई के एमसीक्यूज कर रहे हैं। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, चैप्टर नंबर 5 के भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, मतलब प्रोडक्शन एनालिसिस। ठीक है, और अगर मैं कॉस्ट कंप्लीट कर दूं आज, तो कॉस्ट के भी आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जो चैप्टर हो गए उसके एमसीक्यूज पहले आप सॉल्व करोगे, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, फास्ट ट्रैक पॉइंट्स का होमवर्क ले लो। फास्ट ट्रैक पॉइंट्स में कोई भी डाउट, डिफिकल्टी, कुछ भी अगर ना समझे तो मुझे पूछा करो। हम लोग ऑलरेडी 140 तक पहुंचे थे, 140 तक आप लोग पहुंच चुके थे। अब आपको क्या करना है, आज 204 तक पहुंचना है। 204 तक पहुंचना है आपको, 140 से 204। तो एक जब मैं बोलता हूं ना 140 से 204, तो एक्चुअली क्या करना चाहिए, 140 से 204 पढ़कर बैक का रिवीजन करना चाहिए, अगले पॉइंट्स पढ़कर पिछला रिवीजन करना चाहिए। इससे क्या होगा, क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा। क्यूमुलेटिव रिवीजन का सबसे बड़ा फायदा क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। ये जो फास्ट ट्रैक नोट्स मैंने बनाए ना, ये 6 मंथ्स की मेहनत है मेरी, जो आपको बस एक लाइन दिख रहा है, बट ये लाइन अगर आप तुम थोड़ा भी रिलेट करोगे तो तुमको समझेगा कि स्टडी मटेरियल से उठाए हुए सीक्वेंस वाइज पॉइंट से, ये मालूम है आपको, आपके आईसीआई के स्टडी मैट से सीक्वेंस वाइज उठाए हुए पॉइंट से ये, तो बहुत केयरफुली ये पॉइंट्स को ड्राफ्ट किया हम लोगों ने, ताकि आपके शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में आईसीआई मॉड्यूल कवर हो रही है आपकी। समझे क्या सब लोग? तो बेटर रहेगा कि इस पर ज्यादा फोकस डालो। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे आपको? 204। कौन से एमसीक्यू सॉल्व करने हैं? चैप्टर नंबर 3 के साथ साथ 5 एज वेल एज 6 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलो, एमसीक्यूज जब आपने सप्लाई के ट्राई किए थे, सप्लाई के, उस वक्त आपको कुछ इजी एमसीक्यूज मिले रहेंगे, कुछ ट्रिक के एमसीक्यूज मिले रहेंगे। आपको ऑब्वियसली लगा रहेगा कि ये मुझे आता है, ये मुझे नहीं आता है, व्हाटएवर। मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आपको कोई एमसीक्यूज ना आए तो भी आप लोग एलिमिनेशन टेक्निक से क्यों ना हो उसका आंसर लिखना चाहिए। सर उससे तो नेगेटिव मार्किंग, चिंता मत करो, मैं प्रोबेबिलिटी वगैरह कैलकुलेशन सबके साथ ही बोल रहा हूँ। तो आपको अगर डाउट है कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। डाउट है, करना चाहिए। कोई नंबर्स है जिनमें आपको दूर दूर तक याद नहीं है कि क्या नंबर है, मत करो। कोई नाम है, दूर दूर तक याद नहीं है कि नाम क्या है, दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं है, मत करो अटेम्प्ट। बट कोई कॉन्सेप्ट है, आपको लग रहा है ये आंसर है, अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की चिंता मत कीजिए, बिंदास अटेम्प्ट कीजिए। चलो, तो सप्लाई की हद तक बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स ये रहा, which of the following is the only determinant that the law of supply takes into account? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। लॉ ऑफ सप्लाई टेक्स इनटू अकाउंट मतलब क्या? लॉ ऑफ सप्लाई किस डिटरमिनेंट को चेंज करता है? ऑब्वियसली वो चेंज करता है आपके प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट को। परचेसिंग पावर ऑफ सेलर किसको लगता है? परचेसिंग पावर ऑफ सेलर किसी को लगता है क्या आंसर है? देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परचेसिंग पावर ऑफ सेलर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज परचेसिंग पावर ऑफ बायर्स, राइट, which is no doubt affected by price. Now next point, next question, ceteris paribus means other things remaining constant. If there is improvement in the technology, what will happen? B and C आएगा? Everyone? सिर्फ B आएगा? कितने लोगों को लगता है सिर्फ B आएगा? Very good. Ceteris paribus, if there is improvement in the technology, there will be supply curve shifting to right. सर C क्यों नहीं है सर? क्योंकि प्राइस की वजह से जब क्वांटिटी आपका बढ़ता है उस वक्त आप बोलते हो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज। क्वांटिटी यूज करना कब अलाउड है? व्हेन प्राइस इज द रीजन। एक्सपांशन यूज करना कब अलाउड है? व्हेन प्राइस इज द रीजन। प्राइस बढ़ने की वजह से जब सप्लाई बढ़ता है उसी को आप बुलाते हो क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या एक्सपांशन।
समझ में आ रहा है आपको? Which of the following is most frequently used measure the variation in the retail prices of the goods consumed by group of people? मतलब इन शॉर्ट ये आपका इन्फ्लेशन मेजर करने की बात कर रहे हैं, वो भी रिटेल प्राइसेस का। क्या होगा? नहीं मालूम आपको? आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? चीजों के दाम कितने बढ़े कितने कम हुए उसको मेजर करने का तरीका होता है। आप लोग ये सुने होंगे ना, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। वो क्यों होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। बट आरबीआई को कैसे समझता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है? इसके थ्रू, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू। समझे क्या सब लोग? Elasticity of supply, like elasticity of demand, is dash. Responsiveness of quantity supplied to the change in the price. Can I use the word quantity supplied here? Yes, because it is due to price. Because it is due to price. Rightward shift in the supply curve indicates dash. Increase in supply. अब यहां पर तू इंक्रीज इन सप्लाई लेता है और पहले वाले क्वेश्चन में बी एंड सी आंसर बोलता है। फिर वहां पर भी तो बी ऑप्शन में क्वांटिटी वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पर। फिर ये दिमाग में क्यों नहीं आया तेरे? क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन अलग अलग थे, तो तूने वहां पर बराबर सोचा, मगर वहां थोड़ा मिक्सिंग हो गया था बी एंड सी। तो क्लैरिटी रख, समझे? क्योंकि ऐसे ऑप्शंस बार बार आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे आपको। ये भी आंसर लग रहा है, वो भी आंसर लग रहा है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो बेटर आंसर के पास पहुंचोगे। इसको इंक्रीज इन सप्लाई क्यों बोला? बिकॉज ये शिफ्ट की बात कर रहे हैं, और शिफ्ट जब बोलते हैं इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स, राइट? ये रहा हमारा रंगोली वाला डायग्राम। क्या बोले यहाँ पर? डायग्राम इज फॉर पेप्सी। ओरिजिनली S1 D1 आपका इंटरसेक्शन हो रहा है 1 पॉइंट पर। फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला। अब मुझे बताएंगे कोका कोला और पेप्सी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स है, करेक्ट? तो अब आप बताएंगे प्राइस ऑफ कोका कोला अगर बढ़ता है तो सप्लाई ऑफ कोका कोला बढ़ेगा और सप्लाई ऑफ पेप्सी कम हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एट द सेम टाइम प्राइस ऑफ कोका कोला अगर बढ़ता है तो डिमांड फॉर कोका कोला कम होकर डिमांड फॉर पेप्सी बढ़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो एक फैक्टर है ये दोनों का डिटरमिनेंट है, डिमांड एज वेल एज सप्लाई, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इतना डीप में तो हमने सोचा भी नहीं था। सोचा था क्या? सोचा था ना? इस तो ऐसे केस में आपका डिमांड बढ़ रहा है इसलिए डिमांड का राइट में शिफ्ट होगा, सप्लाई घट रहा है इसका सप्लाई लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो आपका नया डिमांड को जो है वो D2 हो जाएगा और नया सप्लाई का S3 हो जाएगा, लेफ्ट राइट में एंड लेफ्ट में शिफ्ट। डिमांड बढ़ा और सप्लाई कम हुआ, नया इंटरसेक्शन आपका पॉइंट 2 पर आएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। कितने लोगों का ये आंसर गलत गया है? गलत गया है एक, और कोई नहीं, 2, और कोई नहीं, सही सोचा था बाकी लोगों ने। कितने लोगों ने छोड़ा ये आंसर क्वेश्चन? छोड़ा मैडम? छोड़ दिया? छोड़ने का बिल्कुल नहीं, मैंने कल आपको समझाने के लिए ये समझाया था सबको, ताकि तुम ना छोड़ो इसको, ट्राई करने का रे। कभी भी याद रख, व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है आपका? प्रेरणा। मुझे एक बात बोलो कि अगर आप अटेम्प्ट कर लेते तो एटलीस्ट आप कुछ सोच के साथ इधर रेडी रहते। छोड़ने से क्या हो गया? पूरा स्लेट ब्लैंक, और अब तुम सीख रहे हो डायरेक्ट करेक्ट आंसर, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम गलत कब गए या गलत कहाँ जा सकते हो। अटेम्प्ट करने से क्या होता था? पेंसिल से क्यों ना अटेम्प्ट करना चाहिए था, ताकि तुमको समझेगा कि ऐसा नहीं सोचना है, ये सोचना है। तो इसलिए मेरे आगे के होमवर्क के MCQ कभी भी छोड़ना मत। ट्राई योर आंसर, इट मे बी अ रॉन्ग आंसर, इट्स ओके। रॉन्ग आंसर इज एनी टाइम बेटर देन नो आंसर, क्योंकि जितना रॉन्ग जाना है इधर जाएंगे, एग्जाम में नहीं जाएंगे। अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो एग्जाम में रॉन्ग जाएगा। ओके
तो ये है वापस से पेप्सी का डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, जिसमें आप पॉइंट 1 पर हो। ये बोल रहे हैं वापस से आपको कि आपका नया इक्विलिब्रियम निकालो इफ देर इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोल रहे हैं लोग? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगा, बिकॉज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के वक्त लोगों का इनकम बढ़ता है। और उसके बाद ये बोल रहे बट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी ऑल्सो राइजेस। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी किस पे इफेक्ट करता है? सप्लाई पे इफेक्ट करता है। जब पेप्सी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पेप्सी का सप्लाई कम होगा, तो यहाँ पर सप्लाई जो है वो डाउन एरो हो जाएगा, डिमांड अप एरो हो जाएगा। मतलब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा आंसर। पॉइंट 2 इज द करेक्ट आंसर। डिमांड बढ़ा मतलब राइट में शिफ्ट हो गया, सप्लाई घटा मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। आगे बढ़े। ये वापस से पेप्सी का है, वापस से आप पॉइंट 1 पे हो, और इस बार ये बोल रहे देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड और सप्लाई, ओनली सप्लाई या बोथ? डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई में आता है, या दोनों जगह आता है? टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूसिंग पेप्सी। जल्दी जल्दी आंसर चाहिए, कॉन्फिडेंटली चाहिए। ओनली सप्लाई के अंदर आता है। डिमांड का क्या संबंध टेक्नोलॉजी के साथ? किसी चीज का टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव होता तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे? नहीं भाई, उससे सप्लायर को फायदा होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा वो, तो उससे सिर्फ सप्लाई क्या होता है? बढ़ेगा। मतलब डिमांड पे असर कुछ नहीं होगा, तो आप D1 पे थे और D1 पर ही रहोगे अभी, और सिर्फ सप्लाई जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, आपका नया इक्विलिब्रियम आएगा पॉइंट 8 पर। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए आएगा। आर यू जेपिंग? तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में जहां आप थे वहीं पर हो, डिमांड जहां पे था वहीं पर है। जरूरी नहीं है जबरदस्ती उसको शिफ्ट मत करो, लॉजिकली शिफ्ट हो रहा है तो अच्छा है। तो ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मालूम है आपको क्या चीज का नॉलेज जरूरी है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का नॉलेज जरूरी है। समझे क्या? वापस से ये पेप्सी का ही है। ओरिजिनली हम D1 और S1 पे ही थे, मतलब पॉइंट 1 पर ही थे। देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बोल रहे वो लोग। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी की वजह से सप्लाई बढ़ेगा। एट द सेम टाइम वो बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ मेरिंडा फॉल्स। मेरिंडा इज अ सब्सटीट्यूट गुड्स। जब प्राइस ऑफ मेरिंडा फॉल होगा तो डिमांड फॉर मेरिंडा बढ़ेगा और डिमांड फॉर पेप्सी घटेगा। करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? पेप्सी पीने वाले लोग मेरिंडा पे शिफ्ट होंगे थोड़े से। एट द सेम टाइम जब प्राइस ऑफ मेरिंडा फॉल होगा तो सप्लाई ऑफ मेरिंडा कम हो जाएगा और सप्लाई ऑफ पेप्सी बढ़ेगा। वैसे भी हम बोल रहे थे सप्लाई बढ़ेगा, देखो सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई कन्फर्मली बढ़ रहा है इसका मतलब। करेक्ट? ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक चीज की वजह से सप्लाई बढ़ रहा है दूसरे की वजह से सप्लाई घट रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली टू अराइव एट वन कंक्लूजन आपके डिटरमिनेंट में ऐसे चेंज होंगे कि इधर बोल रहा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी तो इधर भी सप्लाई बढ़ना ही चाहिए। समझे? तो ऐसे केस में आपका क्या होगा? डिमांड घटेगा और सप्लाई बढ़ेगा। तो हम लोग वापस आई गेस पॉइंट 2 पर ही रहेंगे ना? नहीं, डिमांड घट रहा है ना, बराबर D3 पे आएंगे और S2 पर आएंगे। आपका आंसर पॉइंट 9, मतलब B इज योर करेक्ट आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एनी डाउट? पक्का फुल क्लैरिटी के साथ?
So friends, let's start with our discussion on production and cost analysis. ये जो आपका चार्ट बुक है इसमें ये चैप्टर दोनों एक साथ दिए और ऑब्वियसली हम लोग ये कवर कर पाएंगे अभी, तो आपको क्या करना है, दोनों चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपके लिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 एज पर योर रिविजन मटेरियल एमसीक्यूज जो है वो अगले लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। आपको जो है वो फास्ट ट्रैक पॉइंट्स 140 से लेकर 204 तक पढ़ना है। ओके, चलिए, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था प्रोडक्शन क्या होता है। दोस्तों, प्रोडक्शन में सिर्फ दो चीजें आती है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड मनी मोटिव, करेक्ट। दूसरी बात, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी के कितने टाइप थे, 6 टाइप्स थे। पहला था फॉर्म चेंज करना, दूसरा था प्लेस चेंज करना, तीसरा था टाइम चेंज करना कंजम्पशन का, चौथा था सर्विस या पर्सनल यूटिलिटी देना, पांचवा था नॉलेज एंड लास्ट इज पोजीशन यूटिलिटी। तो ये 6 टाइप से यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है। अगर आप इन 6 में से कोई भी 1, 2, 3, 4, 5 टाइप से या 6 टाइप से यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो और वो मनी पर्पस के लिए कर रहे हो, तो ये बन जाएगा आपके लिए प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इज इट प्रोडक्शन? यस, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग यूटिलिटी फॉर यू एंड ऑब्वियसली फीस इज गेटिंग चार्ज फॉर दिस लेक्चर, करेक्ट। तो ये बन जाएगा प्रोडक्शन। बट अगर मैं मेरे डॉटर्स का पढ़े लूँ घर पे तो नहीं, क्योंकि वहां पर भी मेरा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है, मुझे पढ़ाने आता है उनको, मगर मनी मोटिव मिसिंग हो जाएगा, करेक्ट। तो गाइज, प्रोडक्शन में डोमेस्टिक वर्क नहीं आएगा, वॉलंटरी सर्विसेज नहीं आएंगे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी चीजें जो है वो नहीं आएगी क्योंकि मनी मोटिव मिसिंग रहेगा। और प्रोडक्शन में 2 चीजें आएगी, मनी मोटिव, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब जैसे नॉर्मली आप सबको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पता है, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज भी होती है, करेक्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने सबसे पहले कल यही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। चारों का आपने रिवॉर्ड भी बताया था मुझे। लैंड के हद तक रेंट बोला था आपने, रेंट बोला था आपने, लेबर की हद तक वेजेस बताए थे आपने, एंटरप्रेन्योर की हद तक प्रॉफिट बताया था आपने, कैपिटल की हद तक इंटरेस्ट बताया था आपने। रिमेंबर, प्रॉफिट इज अ रेसिड्यूरी आइटम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिड्यूरी आइटम? सबको पे करने के बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट में 2 टाइप के प्रॉफिट हो सकते हैं, एक नॉर्मल और एक सुपर नॉर्मल। ध्यान से सुनो ये सब बातों को, यही कंसेप्ट है जो आगे आपको ले जाएगा मार्केट की तरफ। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है सर? रीजनेबल प्रॉफिट, एग्रीड। व्हाट इज रीजनेबल प्रॉफिट? थोड़ा प्रॉफिट सर, ऐसा नहीं हो सकता ना। रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एग्जांपल क्या एक्चुअली हूँ, 17 साल हो गए सीए बनकर, तो अब 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ अगर मैं कोई कंपनी में जॉब करूंगा तो मुझे कंपनी वाले 25 लाख का पैकेज तो देंगे कम से कम। तो मेरे इस बिजनेस से मुझे 25 लाख का तो प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये क्या बन गया? नॉर्मल प्रॉफिट फॉर दिस बिजनेस। आप बोलोगे सर 25 लाख नॉर्मल तोड़ना होता है? सर होता है, क्योंकि कोई और जगह मुझे 25 मिल रहा है ना, तो ये मेरे लिए क्या बन गया? नॉर्मल प्रॉफिट, समझ गए। और अगर मेरा इस बिजनेस का प्रॉफिट 35 लाख है, तो ये जो ऊपर का 10 लाख है इसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैन आई कॉल नॉर्मल प्रॉफिट एज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? समझा क्या? मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, क्योंकि मैं ये बिजनेस कर रहा हूं तो मैं वो जॉब छोड़ रहा हूं, तो वो जॉब छोड़ने के लिए मेरा सैलरी छूट रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही हो गया। इसी को मैं इम्प्लीसिट कॉस्ट भी बोल सकता हूं। इसका मतलब आ रहा है क्या समझ में आपको? बिकॉज इम्प्लीसिट कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कनेक्शन जुड़ रहा है क्या सब कुछ? वेरी गुड। नाउ सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? पहले पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। आज फ्री में नहीं है, ह्यूमन बींग्स को जब नेचर से मिला था तब फ्री में है लैंड, करेक्ट। देन इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज आपका लैंड जैसे पुणे में है, आप शिफ्ट हो रहे हो यूएसए, तो लैंड नहीं ले जा सकते हो यूएसए, इमोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो, करेक्ट। देन इट इज पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज land by itself cannot produce, it require labor as active factor to produce, correct। ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं उसको प्रोडक्शन करने के लिए, तो इट्स पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो, मतलब उसका जॉब वही करेगा, बाकी और जॉब नहीं कर सकता है वो।
किसी और का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता है वो। जैसे लेबर और कैपिटल एक दूसरे के थोड़े बहुत रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, मालूम है आपको? इसलिए तो हम लोग बोलते हैं ना लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। समझ रहा है क्या आपको? बट लैंड के अंदर कोई सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता है, या लैंड किसी और का सब्सटीट्यूट नहीं बन सकता है, इसलिए वहां पे लिखा है स्पेसिफिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हेट्रोजीनियस इन नेचर, मतलब लैंड का जो क्वालिटी है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होते रहता है। सपोज ये सामने जो है ये मेरा लैंड है, बाजू में सुशील सर का लैंड है, तो दोनों का लैंड का क्वालिटी सेम रहेगा क्या? जरूरी नहीं है। हो सकता है मेरा लैंड फुल्ली फर्टाइल हो, उनका लैंड बंजर हो, या हो सकता है मेरा लैंड बंजर है और उनका फुल्ली फर्टाइल है, बिल्कुल बाजू बाजू में है। तो फॉरगेट अबाउट यहाँ है और लातूर में है और नांदेड़ में है या उस्मानाबाद में है। मैं बोल रहा हूँ इधर की इधर बाजू वाला जो लैंड है वो भी सेम नहीं हो सकता है। तो लैंड का नेचर क्या होता है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस मतलब नॉट सेम क्वालिटी वगैरह, जो भी उसका सॉलिनिटी एल्केनिटी क्या क्या साइंस में पढ़ा रहेगा, सब अलग होता है लैंड का। देन इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स होते हैं लैंड के, मतलब लैंड कभी भी ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर के साथ आता है। आप लैंड का फर्टिलिटी खराब नहीं कर सकते, और अगर वो डिप्लीट हुआ भी तो वो वापस से रिजेन्युएट हो सकता है। समझे क्या? कभी कभी आपने देखा रहेगा ना, खेती के लिए भी एक्चुअली टेक्निक होती है, मालूम है क्या? कितने लोग फार्मर बैकग्राउंड से, तो आप सबको पता होगा कि एक लैंड पर बार 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 सेम चीज प्रोड्यूस करते जाएंगे या नहीं करते जाएंगे? नहीं करते जाएंगे, उसका फर्टिलिटी कम 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 होगा। सपोज तुम्हारे फार्मर फैमिली में एक आधा लेस नॉलेजेबल पर्सन ने फार्मिंग किया, उसने एक ही लैंड पर बार 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 सेम क्रॉप लाया, तो फर्टिलिटी कम 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 हुई। मगर कैन यू विथ नॉलेज रीगेन दैट फर्टिलिटी अगेन? यस। समझे कि नहीं? तो लैंड के पावर क्या बन गए, इसका मतलब इनडिस्ट्रक्टिबल बन गए, वापस से रीगेन किया जा सकता है लैंड के पावर्स को। लास्टली सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। वाई? बिकॉज बाई पेइंग मोर अमाउंट यू कैनॉट गेट मोर लैंड एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न, क्योंकि लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो आपके पास एक्स्ट्रा लैंड कहां से आएगा? इसका रीजन ये है। समझ में आया क्या? देन लेबर के ऊपर आते हैं अभी। पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं इसको, बिकॉज लेबर लॉस्ट फॉर अ डे इज लॉस्ट फॉर एवर। आज अगर मैं सोचूं मैं छुट्टी लेता हूं, काम नहीं करता हूं, तो मेरा आज का काम मैं कभी नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो ये क्या बन गया फिर? पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन दूसरा, लेबर एंड लेबरर दे आर इनसेपरेबल। कभी कभी हम बोलते हैं ना आज का काम आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो वो कल करने के बाद आज का काम कल पे गया ना, फिर पेरिशेबल कैसे हुआ? अपन बोलते ना आज का काम कल करेंगे यार, मगर वो जब कल करोगे ना तो वो कल का ही काम कहला जाएगा, आज का नहीं कहला जाएगा। समझे? लेबरर एंड लेबर दे आर इनसेपरेबल। काम को और काम करने वाले को अलग कैसे करोगे आप? काम को लेबर बोलते हैं और काम करने वाले को लेबरर बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? देन इट्स एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर बाय इटसेल्फ कैन प्रोड्यूस। समझा? तो इट इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर की वजह से प्रोडक्शन होता है, तो लेबर क्या बन गया? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। स्किल ऑफ लेबर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? देखो, फिजिकल वर्क के हद तक जो काम करता है वो भी लेबर है, मेंटल वर्क के हद तक जो काम कर रहा है वो भी लेबर है। इसका मतलब इकोनॉमिक्स ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, टीचर्स को भी लेबरर बना दिया और हमारे काम को भी लेबर बना दिया। समझे? अब आप सिंपल सी बात सोचो कि अगर कोई मैनुअल वर्क करने वाला इंसान है, उसका कैपेसिटी और दूसरे पर्सन का कैपेसिटी सेम होना जरूरी है क्या? नहीं। किसी का कैपेसिटी रहेगा एक साथ 2-2 4-4 किलो उठाएगा, और किसी का कैपेसिटी रहेगा एक साथ 1 ही किलो उठाएगा। तो डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर किसी का मेंटल पावर सेम होता है क्या? अब जिस स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ उसी स्टाइल से विनोद सर पढ़ाते हैं क्या, या उसी स्टाइल से सुशील सर पढ़ाते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं, हर एक का स्टाइल अलग स्टाइल है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये होता है लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। करेक्ट। फिर आता है लेबर सेल्स हिज सर्विसेज नॉट हिज स्किल्स। मतलब हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने वाली सर्विस बेच रहे हैं, पढ़ाते कैसे है वो स्किल नहीं बेच रहे हैं। समझा? वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट जब तुम बन जाओगे, बनोगे ना, तब तुम ऑडिटिंग करोगे सपोज, तो तुम क्लाइंट के लिए ऑडिटिंग सर्विस बेचोगे, क्लाइंट को ऑडिटिंग के स्किल्स नहीं बेचोगे। समझा?
वीक बार्गेनिंग पावर, लेबर जो है उसका बार्गेनिंग पावर वीक है। वाई वीक है? बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन रीजन, इट इज पेरिशेबल फैक्टर, मतलब ही नोज कि आज अगर काम नहीं किया तो आज का काम छूट जाएगा, तो वो क्या करेगा, कम दाम में क्यों ना हो काम करेगा। समझा? रीजन नंबर वन समझा? कम दाम में क्यों ना हो वो काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आज का काम छूट गया तो फॉरएवर लॉस्ट। दूसरा बात, उसका फाइनेंशियल पावर कभी भी एम्प्लॉयर से कम होगा। जो उसको काम दे रहा है उसका फाइनेंशियल पावर कभी भी ज्यादा होगा, और ये पर्सन का फाइनेंशियल पावर कम होगा। तो बार्गेनिंग पावर किसका ज्यादा होता है? जिसका फाइनेंशियल पावर ज्यादा होता है। और बार्गेनिंग पावर किसका वीक होता है? जिसका फाइनेंशियल पावर वीक होता है। समझ आ रहे हो? तो दो रीजन है इसके, एक तो ऊपर एरो कर दिया, दूसरा रीजन क्या है? वन तो ऊपर एरो कर दिया, दूसरा क्या है? वीक फाइनेंशियल पावर। वीक फाइनेंशियल पावर किसके कंपैरिजन में वीक बोल रहे हो आप? एम्प्लॉयर। ओके, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड। लेबर का एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे आज से 15 साल पहले जैसे मैंने सेकंड ईयर के अंदर बैच पढ़ाई रहेगी, आज 17 ईयर्स बाद मतलब 15 साल आगे सेम स्टाइल से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं। ऑब्वियस सी बात है, मेरा स्टाइल क्या हुआ रहेगा? इंप्रोवाइज हुआ रहेगा ना। तो नो डाउट अबाउट इट, क्या होगा इस केस में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे स्किल्स एनहांस होते हैं, तो मेरा क्या होगा, आप एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुआ रहेगा ना। समझा कि नहीं? अदरवाइज मुझे ना सच बताओ तो स्टार्टिंग के 1-2 साल ऐसा लगता था कि जो सिलेबस में 4-5 महीने में पढ़ा रहा हूँ उसको मैं 15 दिन में कैसे खत्म करूं। रिवीजन बैच, जो चीज को हम 4-5 महीने पढ़ाते हैं रेगुलर बैच में, उसको 15 दिन में खत्म करने का स्किल लगता है कि नहीं लगता है? बट उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? एक्सपीरियंस के साथ साथ ये स्किल्स आता है। इसका मतलब मेरा एफिशिएंसी बढ़ा है। करेक्ट है कि नहीं? एवरी नेक्स्ट बैच विच आई टेक इज ऑब्वियसली हैज टू बी बेटर देन द प्रीवियस वन। सीधी बात है। एक पोट्री बनाने वाले के पास जाओ आप, वो आज से 5 साल पहले जितना स्टाइल से वो मटका बनाता था, सेम स्टाइल से नहीं बनाएगा, वो उससे बेटर स्टाइल से बनाएगा। अगर वो 5 सालों तक कंटिन्यूअसली पोट्री कर रहा हो तो उसका स्किल क्या होता है? बढ़ता है। समझे? देन लेबर इज मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज we can move from one place to another place, from one job to another job। तो मोबिलिटी किस टाइप की है दोस्तों? दो टाइप की, एक टेरिटोरियल है और एक ऑक्यूपेशनल है। अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस रहेगा तो टेरिटोरियल आएगा, वन जॉब टू अनदर जॉब रहेगा तो ऑक्यूपेशनल आएगा। जैसे 2013 के पहले आई वॉज इनटू टीचिंग एज वेल एज सीए प्रैक्टिस। आई वॉज इनटू प्रैक्टिस ऑल्सो, अलॉन्ग विद दैट आई यूज्ड टू टीच। नाउ आई एम कंप्लीटली इनटू टीचिंग फ्रॉम 2013। 10 साल हो गए आज प्रैक्टिस छोड़े हुए। सो उस टाइम पर जब प्रैक्टिस छोड़कर कंप्लीटली टीचिंग में आया था, दैट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। It was in Pune only, so it is not territorial, but it is occupational। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर होता है, मालूम है आपको? इसलिए सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्यों सप्लाई कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है लेबर का? लेबर को जितना तुम वेजेस ज्यादा दोगे उतना वो ज्यादा घंटे काम करेगा, जितना तुम वेजेस और बढ़ाओगे वो और ज्यादा घंटे काम करेगा, जितना तुम उसके आगे वेजेस बढ़ाओगे उतना वो कम काम करेगा। क्योंकि एक लेवल के बाद उसको लगता है कि मेरा पर्सनल लाइफ, मेरा लीजर, मेरा आराम, तो उस वक्त जब उसका पेट भरा रहता तब वो ये सोचता है। समझे? तो उस वक्त वो ज्यादा वेजेस देने के बाद कम काम करता है, तो उस वक्त ना उसका सप्लाई कर्व जो है यहां तक नॉर्मल चलेगा और इसके आगे फिर वो बैकवर्ड बेंडिंग ऐसा जाएगा। मतलब 0 से लेकर W1 तक आपका सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो S तक चला। उसके बाद जब आप W2 वेजेस कर रहे हो तो उसका सप्लाई जो है वो S1 की जगह S2 पे आ गया। तो उसने यहां से यहां वेज जाने के बाद क्या किया? सप्लाई ऑफ लेबर को क्या किया? कम कर दिया। दिख रहा है क्या आपको? तो इट इज नथिंग बट, ये क्यों हुआ? ड्यू टू ट्रेड ऑफ बिटवीन hours of work and leisure। लीजर मतलब आराम।
LEISURE, लीजर, लीजर मतलब आराम। तो ट्रेड ऑफ बिटवीन आवर्स ऑफ वर्क एंड लीजर, इसकी वजह से बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर आता है। तो कैन आई कॉल दिस एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई? यस, लॉ ऑफ सप्लाई का ये एक्सेप्शन भी है फिर। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ लेबर। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट एकेडमी का एक एनुअल फंक्शन होने वाला है, हम लोग सब जबरदस्त बड़े स्केल पे उसको करने वाले हैं, तो नो डाउट इवेंट अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हमने वॉलेंटियर्स को इनवाइट किया और हमारे पास वॉलेंटियर के तौर पे 80 लोग आए, स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। उन्होंने बोला कि हम लोग वॉलेंटियर बनेंगे सर इवेंट के लिए। हमने बोला ओके। वो 80 में से हमने 4 टीम डिवाइड किया, 20-20 लोगों का सपोज एग्जाम्पल, और 20 लोगों को बोला वेन्यू के अंदर जो भी अरेंजमेंट है वो आप देखोगे। 20 लोगों को बोला कि गेस्ट का सिटिंग से लेकर चीफ गेस्ट सब आप हैंडल करोगे। तीसरी टीम को हमने बोला कि तुम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को ध्यान दोगे कि किस परफॉर्मेंस के बाद क्या परफॉर्मेंस आएगा, किसके बाद क्या परफॉर्मेंस आएगा। और चौथी टीम को बोला कि बैक स्टेज मैनेजमेंट तुम्हारे पास रहेगा। क्या किया हमने मन में? डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। एक ही काम को, इवेंट को अलग अलग एक्टिविटीज में डिवाइड करके हर एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसका काम। ये नहीं करते और 80 लोगों को बोलते पूरा इवेंट तुम मैनेज करो, तो ऑब्वियसली खराब होता। तो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से क्या हो गया? एफिशिएंसी बढ़ गया, स्पेशलाइजेशन बढ़ गया। समझा? जस्ट इमेजिन कि प्रोडक्शन में ये हो रहा है एवरी डे, तो प्रोडक्शन में ये अगर एवरी डे होगा तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी बहुत बड़ा होता है। उसको डिवाइड करेंगे अलग 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 पार्ट में और आपको एक ही पार्ट देंगे, रोज आके उसी पार्ट को करना है, रोज आके उसी पार्ट को करना है, तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू स्कीम ऑफ डिवाइडिंग अ गिवन प्रोडक्टिव एक्टिविटी इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड एम्प्लॉइंग डिफरेंट वर्कर्स। आपने कभी ऐसा वीडियोस देखे रहेंगे प्रोडक्शन के, तो किसी का काम सिर्फ कैप लगाना होता है, मन में वो बेल्ट पे वो बॉटल्स घूमते रहते हैं, वो सिर्फ कैप लगाते रहते हैं। किसी का काम रहता है लिक्विड ऑन करके ऑफ करना, लिक्विड ऑन करके ऑफ करना, वो जितने सेकंड वो बॉटल उधर रहेगी उतने सेकंड में वो भर जाती है। किसी का काम रहेगा कि सिर्फ बॉटल लगाना है उसमें, वो बेल्ट पर। तो ये क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, करेक्ट? एडवांटेजेस मिलते हैं कि नहीं मिलते डिवीजन ऑफ लेबर के? यस और नो? यस, एडवांटेजेस मिलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर के। क्या एडवांटेज मिलेंगे? लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकता है, आपका जो प्रोडक्शन का स्केल है वो बड़ा अमाउंट पर जा सकता है, आपका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि हर एक जन अपना अपना काम कर रहा है स्पेशलाइज नेचर का। स्किल फॉर्मेशन होगा, मतलब वो उस पर्टिकुलर काम में और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाएगा। फिर उसके बाद सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल्स होगा, हर कोई अपना अपना काम करेगा तो कम टाइम में काम अचीव होगा। एंड उसके बाद मैकेनाइजेशन हो जाएगा, मतलब कंप्लीट जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंशंस आएंगे नए नए, क्योंकि एक ही इंसान सेम काम कर रहा है तो उसको समझेगा कि ये काम वो बेटर कैसे कर सकता है। जस्ट इमेजिन सीए फाउंडेशन पूरा एक ही टीचर पढ़ाते तो नहीं पॉसिबल है। तो क्या किया हमने? सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए, अपने अपने सब्जेक्ट में हर कोई आगे आगे बढ़ रहा है। तो नो डाउट इकोनॉमिक्स में आज से 2 साल पहले जो मैं पढ़ाता था और आज पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट है। अरे ये चार्ट बुक इटसेल्फ इज एन एग्जांपल, लास्ट टाइम तक नहीं था, इस बार चार्ट बुक आया। अब ऐसा नहीं है इसका मतलब कि लास्ट बैच वाले अनलक्की थे, अब तुम बहुत लकी हो भाई। अगली बैच में कुछ और आएगा, क्योंकि उसके पिछले बैच में पहली बार फ्लैश कार्ड आए थे। आई ऑलवेज बिलीव इन इन्वेंशंस। तो नई नई चीजें करना मुझे भी पसंद आता है टीचिंग में। एक ही चीज पढ़ा पढ़ा के मैं भी तो बोर हो जाऊंगा, मुझे भी तो उस पर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा कि नहीं। दैट इज कॉल्ड इन्वेंशंस। एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बड़े वॉल्यूम में आप चीजों को हैंडल कर सकते हो जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हो। समझ में आया? बट डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है? मोनोटोनी हो जाएगा, मतलब एक ही चीज को कर करके सामने वाला पक जाएगा। इसलिए मेरे जैसा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मोनोटोनी नहीं चाहिए तो क्या करने का? इन्वेंशन करना पड़ेगा, करेक्ट? कुछ लोग आके मुझे पूछते हैं सर आप सेम सिलेबस 17 साल से पढ़ रहे हो, सर आपको बोर नहीं होता है क्या? मैं बोलता हूँ बोर बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मेरी एवरी बैच अगली जो पिछले बैच से अलग रहेगी। कोई एक स्टूडेंट रहेगा जो मेरा दोनों बैचेस करेगा ना, उसको खुद को समझ जाएगा कि सर ने इस बैच में ये बोला मगर पिछले बैच में नहीं बोला था।
क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटेंशनली पिछले बैच में नहीं बोला था, मैं इस बैच में कुछ अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ, फिर उसके अगले बैच में अलग स्टाइल से पढ़ाता हूँ। मैं खुद अगर मेरा स्टाइल चेंज करूंगा तो ही तो मेरे लिए वो काम मोनोटोनस नहीं होगा ना। देन दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, बिकॉज एक ही काम में सामने वाला इतना परफेक्ट हो जाएगा कि उसका काम कोई और कर नहीं पाएगा, तो नए वर्कर को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जल्दी। एंड नो प्रमोशन, क्योंकि एक ही काम तुम कर रहे हो ठीक है, बट उस काम का यू कैन से प्रमोशन नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने हर काम को डिवाइड कर दिया है उतने उतने पार्ट तक। प्रमोशन जनरली कब होगा, जब एक पर्सन पूरा काम कर रहा है, तो जाके उसका प्रोडक्टिविटी सामने आता है कि वो अपने लिए कितना अच्छा कर रहा है, उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, समझा? तो प्रमोशंस भी कम होंगे यहाँ पर, नो डाउट। नो प्रमोशन बोलना गलत है, आपके नोट्स में नो प्रमोशन लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रमोशन होते हैं मगर उसका जो स्पीड है वो कम है। फिर उसके बाद लेबर का मोबिलिटी, इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी बोल दिया था। क्या बोला अपन ने? दो टाइप की मोबिलिटी होती है, एक होता है ऑक्यूपेशनल और एक होता है टेरिटोरियल, बराबर? क्या होता है मोबिलिटी का मतलब? विलिंगनेस ऑफ द लेबरर्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। तो मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर पर। इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस माइंडफुलनेस, बराबर है कि नहीं? नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी मैं जो है मैं इंडिया में 2-3 जगह पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मोबिलिटी अच्छा है। कोई और रहेगा वो बोलेगा नहीं नहीं पुणे से बाहर नहीं जाना है, फैमिली को छोड़कर नहीं जाना है, तो वो इमोशनली सोच रहा है, तो नो डाउट उसका मोबिलिटी मेरे कंपैरिजन में कम है या नहीं है? यस। तो टेरिटोरियल मोबिलिटी का मतलब होता है फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म, ऑलवेज वर्टिकल। टेरिटोरियल में क्या होगा, फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म, ऑब्वियसली डिफरेंट प्लेस पर है, वो डिफरेंट प्लेस पर है, तो ये वर्टिकल रहता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है। टेरिटोरियल आप एक जगह से दूसरी जगह कब जाते हो, जब आपको प्रमोशन मिलेगा, वहां कोई बड़ा ऑफर मिलेगा तभी जाओगे ना आप। तो मैं पुणे से कोलकाता जाना क्यों सोचूंगा, क्योंकि मुझे बेटर ऑफर मिलेगा तभी जाऊंगा ना मैं, वर्टिकल। जस्ट इमेजिन करो पुणे से कम ऑफर मिल रहा है तो मैं कोलकाता जाऊंगा क्या? नीचे की तरफ जाऊंगा क्या मैं कभी? ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं, वर्टिकल। एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वन पोस्ट टू अनदर पोस्ट, ऑब्वियसली अनदर पोस्ट है वो, OR हो गया उधर, अनदर पोस्ट कर दो उधर। फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री भी जा सकते हैं आप, इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इस तरफ भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। मतलब अगर मैं एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन जा रहा हूं तो हो सकता है कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है मगर मैं ये काम से बोर हो गया हूं, तो मैंने वो काम पे स्विच किया, तो ये क्या बन गया, हॉरिजॉन्टल। मे बी वर्टिकल ऑल्सो, मैं इस पोस्ट पर अकाउंटेंट था, वहां पे सीनियर अकाउंटेंट बन गया, तो ये मे बी वर्टिकल ऑल्सो। तो ये जो ऑक्यूपेशनल होता है या तो वो वर्टिकल रहेगा या तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा। मगर जो आपका टेरिटोरियल है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, भाई इसमें आपको कष्ट लगते हैं, इमोशनल एज वेल एज मेंटल हैरेसमेंट होता है थोड़ा सा, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हो। तो ऑब्वियसली हम ये कब करेंगे, जब हमारा प्रमोशन होता है, मतलब वो ऑलवेज क्या होता है, वर्टिकल होता है। समझा सबको? नाउ एज फार एज द कैपिटल इज कंसर्न, कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा दोस्तों, ह्यूमन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, बिकॉज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। कैपिटल मतलब क्या होता है, मनी इन्वेस्टेड इन बिजनेस, सिंपल भाषा में। अब इकोनॉमिक्स की भाषा में, पार्ट ऑफ वेल्थ दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ वेल्थ। अकाउंट्स की भाषा में कितना सिंपल समझाया उसको, मनी इन्वेस्टेड फॉर बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। राम इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 10,000, याद है ना आपको? यस, दैट वाज नथिंग बट कैपिटल। तो राम के पास 10,000 रुपए ही थे क्या? नहीं, राम के पास 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, बट उसने 10,000 इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो कहने से जो 5,00,000 थे वो वेल्थ था, उसमें से 10,000 उसका एक पार्ट है। वो क्यों इन्वेस्ट किया, ताकि और वेल्थ आए। तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, अ पार्ट ऑफ वेल्थ दैट इज यूज्ड फॉर फर्दर जनरेशन ऑफ वेल्थ। समझा कि नहीं? दैट्स कॉल्ड कैपिटल। समझे? नहीं समझा?
समझा? देन हाईली मोबाइल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज एक जगह का कैपिटल आप दूसरी जगह तुरंत शिफ्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक बिजनेस में पैसा था, मैंने तुरंत उसको शिफ्ट करके दूसरे बिजनेस में डाल दिया, इजीली मोबाइल. कैपिटल में थोड़ा ना इमोशन होते भाई, कैपिटल तो बस एक जगह लगाए, उसको दूसरी जगह शिफ्ट करना है आपको. हाईली मोबाइल. इनएक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज कैपिटल से ही सिर्फ प्रोडक्शन नहीं होगा, उसको वापस से क्या लगते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं, तो वो बन गया पैसिव फैक्टर, इनएक्टिव फैक्टर. राइट देयर, पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर. जैसे लैंड का सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक था, कैपिटल का सप्लाई इनइलास्टिक होता है क्या? नहीं. सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक, क्योंकि आप बिजनेस का कैपिटल बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो. तो सप्लाई ऑफ कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी डिक्रीज्ड, मतलब वो क्या बन गया, इलास्टिक. लिख दीजिए उधर इलास्टिक. ऊपर आपने लिख दिया पैसिव फैक्टर. देन कैपिटल हैज वैल्यू, इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, इट हैज वैल्यू. इट्स नॉट अ फ्री गिफ्ट मतलब इट हैज वैल्यू. कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जब आप आपका सबसे पहले इनकम में से खर्चा लेस करते हो तो उसे बोलते हैं सेविंग. प्रेरणा बोर हो रहा है क्या? टाइम क्यों देख रहे हो फिर? ऐसी सर आदत है ना, ऐसे स्क्रीन की तरफ हाथ नहीं गया तो कैसे तो भी होता है. तो सेविंग मतलब क्या होता है दोस्तों, इनकम माइनस कंजम्पशन. व्हाट इज इनकम? कमाई. कंजम्पशन मतलब खर्चा. तो कमाई में से अगर खर्चा लेस कर देंगे तो क्या मिलेगा, सेविंग्स. पहला स्टेप कैपिटल फॉर्मेशन का आता है सेविंग्स. दूसरा, आप ये सेविंग को बैंक में, स्टॉक मार्केट में, कहीं और इन्वेस्ट करते हो तो उसे बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जब वो बैंक के पास पहुंचता है तो, और वहां से आगे बैंक उसे किसी और को लोन देता है जो बिजनेस में उसे यूज करता है, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. तो कैपिटल फॉर्मेशन के कितने स्टेजेस हो गए, 3 स्टेजेस. सबसे पहला सेविंग्स, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट. जैसे इन्वेस्ट हो गया वो क्या बन गया, कैपिटल. द मोमेंट इट गेट्स इनटू बिजनेस एज इन्वेस्टमेंट, इट बिकम्स योर कैपिटल. तो कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा तो उसका इंपॉर्टेंस क्या रहेगा कि जितना देश में कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा उतना ग्रोथ ज्यादा होगा. तो इट डिटरमाइंस द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी. मोर द कैपिटल फॉर्मेशन मोर द ग्रोथ रेट. एवरीबॉडी, डू यू एग्री? फिर उसके बाद इंक्रीजेस प्रोडक्शन. जितना कैपिटल फॉर्मेशन तुम ज्यादा बढ़ाओगे प्रोडक्शन उतना क्या होगा, बढ़ेगा. जितना कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन भी बढ़ेगा ना. राइजेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसे बढ़ता है, जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स और ज्यादा होते हैं, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन और ज्यादा होता है. आज इंडिया को बोला जाता है कि इट विल बिकम वर्ल्ड पावर. पॉपुलेशन में तो खैर अपन बन ही गए, राइट. अब इकोनॉमी को पैसे वाइज भी वर्ल्ड पावर बनाना है, तो ये पैसे वाइज कब बनेगा इकोनॉमी वर्ल्ड पावर? बोलते हैं, एक साइंटिफिक ऐसे भविष्यवाणी है जो बोलता है कि इंडिया फिर से बनेगा सोने की चिड़िया, इंडिया फिर से बनेगा नंबर 1 इन द वर्ल्ड. तो वो कैसे होगा, कैपिटल फॉर्मेशन से होगा, इन्वेस्टमेंट से होगा. जितने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ेंगे उतना इकोनॉमी ऊपर आएगा. यस. एंड लास्टली राइजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. सिंपल सी बात है, जितने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे उतना बेरोजगारी कम होगी और रोजगारी मतलब एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा. करेक्ट. तो ये फायदे हैं कैपिटल फॉर्मेशन के. इसको आप सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस कुछ भी बोल सकते हो. इसके लिए अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं. सिग्निफिकेंस तो लिखा ही है, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो, एडवांटेजेस भी बोल सकते हो. ठीक है. अब बात करेंगे लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. कौन है ये? एंटरप्रेन्योर. एक पर्सन होना जरूरी है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है. ओके. एंटरप्रेन्योर क्या होता है देखिए. अभी इज द वन हु, सर इधर तो वन लिखा है सर, वन मतलब ग्रुप को भी वन बोल सकते हैं अपन. इज द वन हु मतलब सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु कलेक्ट्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर नहीं, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, तीनों का कोऑर्डिनेशन कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा. कलेक्ट भी उनको ही करेगा, कोऑर्डिनेशन भी वही करेगा. कलेक्शन का काम एज वेल एज कोऑर्डिनेशन का काम एंटरप्रेन्योर करता है. उसके बाद टेक्स एडवांटेजेस ऑफ चेंजेस इन डायनामिक इकोनॉमी. उसको ही समझता है कि इकोनॉमी में कौन सा फेज चल रहा है और उसका एडवांटेज कैसे लिया जा सकता है. राइट.
लेबर को नहीं समझता, लेबर को सिर्फ प्रोडक्शन आता है, लैंड को तो वैसे भी कुछ समझता नहीं, करेक्ट, और कैपिटल को वैसे भी कुछ समझता नहीं, समझता सिर्फ एंटरप्रेन्योर को कि इकोनॉमी में जो सिचुएशन है उसके एडवांटेजेस कैसे लिए जा सकते हैं। फिर इनिशिएट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब इनोवेशन। इनोवेशन हर बिजनेस में जरूरी है कि नहीं? डू यू अग्री कि कोविड टाइम्स में डायग्नोस्टिक सेंटर वालों ने बहुत कमाया? डायग्नोस्टिक सेंटर समझता? तो जहां टेस्टिंग वेस्टिंग होती थी, अब इन्होंने भी इनोवेशन लाए कि लाए नहीं लाए? लाया। सैंपल कलेक्शन फ्रॉम होम, रिजल्ट्स डिलीवर ऑन योर ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्टलेस यू कैन से टेस्टिंग। अब ये तो इनोवेशन से हो गए ना यार, ये पहले कहाँ थे ज्यादा? सर होम डिलीवरी पहले से था, यस आई एग्री, बट इतनी चीजें इतने सेफ्टी से पहले नहीं थी। मगर डायग्नोस्टिक सेंटर जिन लोगों ने ये सब चीजें लाई, उनका बिजनेस कितने टाइम बढ़ा रहेगा कंपेयर टू द वन जो बोलेगा नहीं नहीं इधर ही हम बैठेंगे, तुमको आना है तो टेस्टिंग के लिए इधर आओ। अब टेस्टिंग के लिए कोविड पेशेंट पहले ही ट्रैवल करके इधर आएगा क्या? उससे अच्छा तुम उसके घर पहुंचा सकते थे एक आदमी को। तो जिसने इनोवेशन किया वो आगे बढ़ा। तो इसी को बोलते हैं कि एडवांटेज लेना सिचुएशन का, समझे कि नहीं? और जब तुम इनोवेशन करोगे तभी तुम एडवांटेज ले पाओगे। इसलिए स्कम पीटर बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इनोवेशन। स्कम पीटर का स्टेटमेंट है ये। बेयर्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एंटरप्रेन्योर ही है जो बिजनेस के फ्लक्चुएशंस को झेलता है। लेबर तो फिक्स्ड वेजेस लेके बाहर निकलता है, कैपिटल तो फिक्स्ड इंटरेस्ट लेकर बाहर निकलता है, आपका लैंड जो है वो फिक्स्ड रेंट लेकर निकल जाएगा, मगर जो बचेगा उसको वो किसको बिलोंग करेगा? एंटरप्रेन्योर को। तो अल्टीमेट रिस्क किसके पास आ गया? एंटरप्रेन्योर के पास। मेक्स इनोवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये ऊपर का ही पार्ट लिखा है इनोवेशन। स्कम्प्यूटर लिख सकते हो आप, ये देखो लिखा है इधर। अकॉर्डिंग टू स्कम्प्यूटर द टास्क ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस्ड न्यू इनोवेशन। समझे? सी सिंपल है, बहुत सिंपल है। सपोज मुझे लगता है कि मैं इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेसर हूं इकोनॉमिक्स में, मगर मैं यहां पर रुक जाऊं क्या? मैं फाइनेंस प्रोफेसर हूं ये सोचकर मैं बोलूं क्या कि ये बैच में जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा आज तक का बेस्ट वर्जन है, अब इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता? अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखो नीचे से कोई ना कोई मेहनत कर रहा है मुझे टारगेट कर कर कि यार इधर तक पहुंचना है, और मैं क्या कर रहा हूं, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता बोलकर इधर ही रुका है। तो वो मेहनत कर करके कुछ सालों में मुझे क्रॉस करेगा, पॉसिबल। मगर ये इम्पॉसिबल भी बना सकता हूं मैं। कैसे? मैं इधर हूं वो इधर है, मैं हर वक्त बोलूंगा नई चीज लाऊंगा, मैं नई चीज लाऊंगा, पिछली बैच से बेटर पढ़ाऊंगा, तो मैं भी ऊपर जा रहा हूँ, वो भी मेहनत करके ऊपर आ रहा है, मगर वो जितना ऊपर आ रहा है मैं भी तो ऊपर उतना ऊपर जा रहा हूँ ना, तो वो मुझे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। तो इन शॉर्ट अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो और तुम्हें लगता है कि बिजनेस पे तुम्हें नंबर 1 बन के रहना है, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करके जाना चाहिए, इनोवेशन करते जाना चाहिए। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, हर बार स्टूडेंट्स के लिए भी बोलता हूँ मैं, रीचिंग टॉप इज इजी, स्टेइंग देयर इज डिफिकल्ट। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरा स्टेटमेंट है ये। तो मैंने भी कभी टीचिंग एरा में सोचा रहेगा कि मुझे टॉप पे पहुंचना है, पहुंच गए, अब वहां पर रुकना इससे ज्यादा टफ है, क्योंकि नीचे से कोई ना कोई हर वक्त मेहनत कर रहा है ना, तो मुझे भी तो कंटिन्यूअसली मेहनत करनी है ना। यस, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी बिजनेस में वही होता है, तुम एक सर्टेन एरा में नेम फेम सब हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद उसको टिका के रखना मतलब इनोवेशन करना होता है। So I remember I started teaching on green board with the chalk and duster. I started from there. वहाँ से फिर व्हाइट बोर्ड आया, वहाँ से फिर कंप्यूटर्स आए, वहाँ से फिर आईपैड्स आए, राइटिंग बोर्ड्स आए, हर चीज़ को इजीली अडॉप्ट करते 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 आगे बढ़ा मैं। तो इनोवेशन को मैंने कैप्चर किया। मेरे साथ ही उस एरा में कोई बहुत अच्छे टीचर्स हुआ करते थे दूसरे सब्जेक्ट के, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया ग्रीन बोर्ड एंड डस्टर एंड चॉक के साथ। व्हाइट बोर्ड तक भी वो स्विच हो गए, उसके आगे वो कंप्यूटर्स पे आ नहीं पाए। नाउ दे आर नॉट टीचिंग। टीचर का जॉब एक्चुअली पढ़ाना होता है, उनको पढ़ाना आज भी बेस्ट आता है, मगर उनको टेक्नोलॉजी का ये अडॉप्टेशन इनोवेशन वो अडॉप्ट नहीं कर पाए। नाउ दे आर नॉट इनटू द बिजनेस। आप समझ रहे हो इम्पैक्ट? तो जस्ट टीचिंग तो एक एग्जाम्पल है, हर बिजनेस ऐसे ही होता है। जिस किसी ने भी पहले टाइपराइटर मैन्युफैक्चर किया रहेगा, कंप्यूटर्स आने से सब गायब हो गया। तो जिस किसी ने भी टाइपराइटर से स्विच होकर कंप्यूटर बनाना सीख गया, कीबोर्ड बनाना सीख गया, वो आज भी बिजनेस कर रहा है और पहले से ज्यादा बिजनेस कर रहा है। तो इनोवेशन इज समथिंग विच शुड नॉट बी स्टॉप्ड। इसलिए चार्ल्स डार्विन का स्टेटमेंट है बीसीके में,
बीसी के जो आप पढ़ोगे तो उसमें चार्ल्स डार्विन जो कि एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका स्टेटमेंट है कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव नॉर द इंटेलिजेंट वन बट द वन हु आर अडॉप्टेबल टू चेंज। क्या स्टेटमेंट है बोल? हाँ, 10 सेकंड के लिए गायब हो गया था तू। तो जो इंटेलिजेंट रहेंगे या जो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेंगे वो टिक पाएंगे क्या? नहीं। कौन टिकेगा? जो चेंज को अडॉप्ट करते चलेगा। ये चार्ल्स डार्विन का स्टेटमेंट याद रखो। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इसके बारे में अपन ने ऑलरेडी कल बात किया था, याद है क्या? क्या होता है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन? कितना पीरियड को लॉन्ग रन और कितने पीरियड को शॉर्ट रन बोलते हैं? जब चारों फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे लॉन्ग रन बन जाएगा, जब चारों फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते वो शॉर्ट रन बन जाएगा। एज सिंपल एज दिस। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, शॉर्ट रन। चारों फैक्टर्स चेंज, लॉन्ग रन। समझे? तो यहां लिखा है सम फैक्टर्स आर फिक्स, सम आर वेरिएबल, ये बन गया शॉर्ट रन, एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ये बन गया लॉन्ग रन। ओनली proportion ऑफ योर इनपुट कैन बी वेरिड और चेंज, स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। यहां पे लिखा है स्केल ऑफ प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रपोर्शन एंड स्केल। समझा क्या आपको? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रपोर्शन एंड स्केल। क्या फर्क है सर? जब चारों चेंज होते हैं फैक्टर्स तो उसको स्केल बोलते हैं, जब चारों में से 2 या 3 कांस्टेंट है, एक चेंज हो रहा है तो उसको प्रपोर्शन बोलते हैं। समझे? तो यहाँ पे शॉर्ट रन जो है इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर द प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर विदाउट चेंजिंग द प्लांट साइज। मतलब आप सेम प्लांट पर काम कर रहे हो, सिर्फ आप डिसाइड कर रहे हो कि कम प्रोडक्शन करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए, प्लांट साइज वही है, उसको बोलते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हम प्लांट को चेंज नहीं कर सकते, याद होगा तो आपको। मुझे एक बात बोलो, प्लांट को चेंज करना मतलब क्या हुआ? बिगर प्लांट सेटअप करना। बिगर प्लांट सेटअप करने के लिए आपको चारों फैक्टर्स लगते हैं ना, तो फिर कैन आई सेटअप अ न्यू प्लांट इन द शॉर्ट रन? नो। तो कैन आई से इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट रन में हम उसी प्लांट पर काम करते। अब सिर्फ आपके पास चॉइस क्या है, उस प्लांट का कैपेसिटी अगर 1000 यूनिट्स है तो तुमको 400 बनाना है या 800 बनाना है या 900 या 1000। कुछ समझा? बट लॉन्ग रन में ऐसा नहीं है, लॉन्ग रन में तुम नया प्लांट भी सेटअप कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे लिखा है इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग वेदर न्यू प्लांट शुड बी सेटअप और नॉट। शॉर्ट रन में सेम प्लांट पे प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज, लॉन्ग रन में न्यू प्लांट सेटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस पर बात होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे पास चारों फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कॉस्ट चेंजेस विद द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, एंड यहां पे लिखा है कॉस्ट डज नॉट चेंज इमीडिएटली विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, दे चेंज ओनली विद ऑन चेंज ऑफ फैक्टर्स। मतलब यहां पे बोल रहे हैं हम कॉस्ट इमीडिएटली चेंज नहीं होता है, सिर्फ फैक्टर का कॉस्ट चेंज होने के बाद ही, मतलब फैक्टर्स में चेंज आने के बाद ही चेंज होता है। मगर यहां पर हम बोल रहे हैं कॉस्ट जो है वो चेंज होते रहता है जैसे जैसे तुम क्वांटिटी चेंज करते हो। ध्यान से सुनो इसका मीनिंग क्या है। एक सर्टेन प्लांट पे तुम काम कर रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करोगे कॉस्ट कम होगा। नया प्लांट सेटअप करोगे तो उस नए प्लांट पर भी उसी कैपेसिटी पर ऑपरेट करोगे तो कॉस्ट कहां चेंज होगा? तो लॉन्ग रन में कॉस्ट चेंज इमीडिएटली नहीं होता अनटिल अनलेस तुमने फैक्टर्स में चेंज किया है। अनटिल अनलेस तुमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में चेंज किया रहेगा तो कॉस्ट चेंज होगा, अदरवाइज लॉन्ग रन में कॉस्ट चेंज इमीडिएटली नहीं होता। मगर शॉर्ट रन में तुमने प्रोडक्शन कम कर दिया कॉस्ट कम हो गया, प्रोडक्शन बढ़ा दिया कॉस्ट बढ़ गया। तो शॉर्ट रन में इमीडिएट चेंजेस इन कॉस्ट होते हैं, लॉन्ग रन में इमीडिएट नहीं होते। और जो भी चेंजेस होते हैं यहाँ पर जो है आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो इसको यूवी मत करो, वीसी करो। यूसी नहीं है वो, वीसी है। व्हाट इज वीसी? वेरिएबल कॉस्ट। प्लीज मेक द करेक्शन। दिस इज वर्जन 1, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ करेक्शंस एक्सपेक्टेड है, हो ही सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, लॉन्ग रन में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। शॉर्ट रन में क्या होता है, वेरिएबल एज वेल एज फिक्स कॉस्ट। क्यों? शॉर्ट रन में
फिक्स कॉस्ट एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट होता है, लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, बिकॉज लॉन्ग रन में चारों फैक्टर्स वेरिएबल है, तो फिक्स कॉस्ट क्यों आएगा। मगर शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है, तो आपके पास शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट एज वेल एज फिक्स कॉस्ट दोनों रहेंगे। समझ में आया क्या। नाउ फ्रेंड्स, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। मालूम है आपको ये बात, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन नाम से समझते हैं आपको, व्हाट इज एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका एवरेज, मतलब एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर रहे हो तुम, बोलो बोलो कैसे होगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका एवरेज कैसे आएगा। टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय व्हाट, क्वांटिटी ऑफ इनपुट विल गिव यू पर यूनिट प्रोडक्शन। ध्यान से सुनो, एवरेज प्रोडक्शन इज टोटल प्रोडक्शन, average production is total production divided by quantity. What is that quantity? Quantity of input. और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अगर आपको पता होगा तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या करता है, एक फैक्टर को वेरिएबल रखता है लेबर, बाकी फैक्टर को फिक्स्ड। याद आया, याद आया, यस। तो यहां पर Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ लेबर होना चाहिए, Q जो है वो क्वांटिटी ऑफ लेबर होना चाहिए, वहां पे लिखिए Q इज क्वांटिटी ऑफ लेबर। जस्ट 1 सेकेंड। तो गाइज वेरिएबल फैक्टर जो है वो जनरली होता है लेबर। फिक्स फैक्टर में क्या आएगा, बचे 3 फैक्टर। तो आपका इनपुट जो है वो सिर्फ लेबर चेंज हो रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है मतलब लेबर चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से आपका आउटपुट चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि पर यूनिट ऑफ लेबर कितना आउटपुट है, उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन। ओके, मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, एमपी ऑफ nth यूनिट निकालना होगा तो टीपी ऑफ nth यूनिट माइनस टीपी ऑफ n माइनस 1 यूनिट, दैट इज द सिंपल फॉर्मूला। बट अगर आपका टोटल प्रोडक्शन एक एक यूनिट से चेंज नहीं, मतलब आपका जो लेबर है वो एक एक यूनिट से चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया है 2 5 10 18 ऐसे लेबर आ रहे हैं, आपके क्वांटिटी ऑफ लेबर ऐसा दिया हुआ है 2 5 10 18, तो आप बोलो कि आप लेबर को एक एक से बढ़ा रहे हो क्या, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा बढ़ा रहे हो, तो आप मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकालोगे। उस वक्त आपका फॉर्मूला होगा चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जो कि नीचे लिखा है देखो आप, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ऑल ऑफ यू, that's called marginal production. तो TP MP AP clear है, what is TP, total production, it is nothing but summation of all the marginal productions, summation of all the marginal production is called as total production, TP, yes, हाँ। शॉर्ट रन लॉन्ग रन का 4th पॉइंट मतलब चेंजेस इन कॉस्ट। अरे एक फैक्ट्री है, ये मेरा फैक्ट्री है, अब ये शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है क्या, ये फैक्ट्री शॉर्ट रन में चेंज हो सकता है क्या, ये प्लांट है प्लांट,
नहीं होगा चेंज, क्योंकि चारों फैक्टर्स लगेंगे आपको चेंज करने के लिए। तो इसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम ज्यादा होगा। कैन देयर बी चेंजेस इन द कॉस्ट इमीडिएटली? यस। यहां पे क्या लिखा है? चेंजेस, कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। मतलब किस चीज का चेंज हो रहा है? कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट चेंज हो रहा है। प्रोडक्शन का कॉस्ट चेंज हो रहा है क्योंकि तुम क्वांटिटी कम ज्यादा कर रहे हो सेम प्लांट में। नहीं 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 नहीं, अरे सपोज फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस पेन है, इस फैक्ट्री में 1000 स्टाइलस पेन बन सकता है, तो अभी हम 400 बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट अलग आएगा। हम 400 की जगह अगर 800 बनाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट अलग आएगा ना। तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट बोल रहे हैं अपन, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज होगा, क्योंकि वहां पर फिक्स कॉस्ट भी प्रेजेंट है और वेरिएबल कॉस्ट भी प्रेजेंट है। बट जब हम लॉन्ग रन में जाते हैं तो वहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट प्रेजेंट होता है। चलो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अगर टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन बोला तो क्या होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, करेक्ट? ओके। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी करके आता है। यस और नो? टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे आएगा? इट इज एक्चुअली रिमेनिंग कांस्टेंट, रिमेनिंग सेम। डू यू अग्री? करेक्ट। तो इसमें आता है रेंट वेंट सब, जो कि फिक्स कॉस्ट होता है, जो कि सेम होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर इस फैक्ट्री में अपन 1000 यूनिट्स बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ये क्या बन गया? उसका फुल कैपेसिटी। ठीक है, तुमने बनाया कितना? 400, या तुमने बनाया 600, तो तुम्हारा पर यूनिट कॉस्ट चेंज होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो यहां पर क्या होगा? सपोज एक स्टाइलस पेन बनाने को 200 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट लगता है, तुमने 400 यूनिट बना दिए, तो ऑब्वियसली ये बन गया तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। प्लस सपोज फैक्ट्री का टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, तो ये बन गया फिक्स कॉस्ट। तो इससे तुम्हारा टोटल कॉस्ट आ गया ना, और इसी से तुम्हारा टोटल कॉस्ट आएगा, और उससे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट भी आ जाएगा। कितना आएगा जरा निकालो। 2,80,000। सबका आंसर आया क्या? सेम टोटल कॉस्ट बोल रहे हो तुम? ओके। तो व्हाट इज योर पर यूनिट कॉस्ट? कॉस्ट पर यूनिट विल बी नथिंग बट 2,80,000 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स? 400 यूनिट्स। कितना आएगा आंसर? पर यूनिट स्टाइलस पेन का कॉस्ट आ गया 700, करेक्ट? अब इसी को 600 यूनिट्स पर अगर ले जाएंगे तो डोंट यू थिंक कॉस्ट विल चेंज इमीडिएटली? यस और नो? कैसे होगा बोलो? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 200 इंटू 600 प्लस 2 lakhs, तो टोटल कॉस्ट विल बी 3,20,000, and therefore cost per unit will become 3,20,000 divided by 600। कितना होगा? 533। ठीक है, कॉस्ट इमीडिएटली चेंज हुआ। ओके, ये कौन सा रन था? ये दोनों एग्जांपल ये कौन से रन थे? शॉर्ट रन थे। अब आते हैं लॉन्ग रन पे, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रन। ओके, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नो फिक्स कॉस्ट। कुछ समझा? अब अगर तुम्हारा 400 यूनिट्स तुम बनाओगे, तो एग्जाम्पल के लिए टोटल कॉस्ट विल बी नथिंग बट 400 इंटू 200, 200 बोला था ना अपन ने यहाँ पे, 400 इंटू 200 प्लस 0 फिक्स कॉस्ट, तो फिर ये कितना आया? टोटल कॉस्ट इज 80,000। तो एवरेज कॉस्ट कितना है? कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? ऑब्वियसली 80,000 डिवाइडेड बाय 400।
कितना हुआ? 200 हुआ। अब अगर मैं 400 की जगह 600 बनाऊं तो टोटल कॉस्ट विल बी नथिंग बट 600 इंटू 200 प्लस 0 फिक्स कॉस्ट। तो अभी भी 1,20,000 टोटल कॉस्ट आया। तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आया? 1,20,000 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल टू 200। आप समझा क्या? अब क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट होता है। तो 400 यूनिट्स बनाऊंगा तो 400 पे डिवाइड हो जाएगा, 600 बनाऊंगा तो 600 पे डिवाइड हो जाएगा, कॉस्ट चेंज हो जाएगा। मगर जब लॉन्ग रन में जाते हैं अपन तो ऑल कॉस्ट आर ओनली वेरिएबल कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। जेपा क्या कुछ? तो उस केस में आपका 200 रुपये अगर फिक्स वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो कितने भी यूनिट बनाओ 200 रुपये ही पर कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट आएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ही नहीं है। थोड़ा कम ज्यादा समझा तुमको, डाइजेस्ट कर रहे हो? तो ये एग्जांपल समझा क्या आपको सबको? आई होप पॉइंट नंबर 4 अभी क्लियर है। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है बेटा? टोटल प्रोडक्शन इज नथिंग बट जितने भी आपके फैक्टर्स है उन सभी फैक्टर्स को अगर बिजनेस में लगा दिया तो कंबाइनली वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसमें मेनली क्या चेंज हो रहा है? लेबर चेंज हो रहा है बस। तो लेबर जैसे जैसे बढ़ाओगे टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल आउटपुट resulting from efforts of all factors of production when they are combined together at any time, and TP is nothing but summation of all the MPs। मार्जिनल प्रोडक्शन का अगर टोटल लेंगे तो मिल जाएगा आपको टोटल प्रोडक्शन। राइट एवरीवन? नाउ फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास अब मेरे ख्याल से हार्डली ये लास्ट के 2 पेजेस बचे जो हमको समझने, बराबर है कि नहीं? तीन पेजेस है। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, कोई बात नहीं। तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ प्रोडक्शन तक जाएंगे आज। ओके? और कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स जो है आप एमसीक्यू ट्राई कर लेना, एमसीक्यू ट्राई कर लेना, जितना आया उतना आया, अपन लोग देखते बाद में। व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? वेरी सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नथिंग बट जहां पे हम प्रोपोर्शन चेंज कर रहे हैं। प्रोपोर्शन अलग होता है, स्केल अलग होता है। प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ, कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर वेरिएबल। तो यहां पर लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कांस्टेंट रहेंगे। एक ही चीज वेरिएबल रहेगा, वो है लेबर। सिंपल सा रीजन क्या है उसके पीछे? लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर चेंज करोगे तो ही तो प्रोडक्शन चेंज होगा ना, इसलिए कंपल्सरीली किसको वेरिएबल रखना पड़ेगा? लेबर। समझे? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में किसको चेंज किया? लेबर की क्वांटिटी को चेंज किया। और फिर हम किसको स्टडी कर रहे हैं? टीपी, एपी और एमपी को स्टडी कर रहे हैं। टीपी, एपी और एमपी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा होगा कि स्टार्ट में आपका प्रोडक्शन फटक से बढ़ेगा जब आप लेबर को बढ़ाओगे, ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो 3 फैक्टर है वो कंप्लीटली अनयूटिलाइज्ड है। और अब जैसे ही लेबर आ गया तो उसका यूटिलाइजेशन चालू हो गया। ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपका लेबर अभी भी आप बढ़ा रहे हो और फुल कैपेसिटी अचीव हो जाएगा, तब तक आपका आउटपुट बढ़ेगा। मगर अब जो आउटपुट बढ़ रहा है वो स्टेज 1 के कंपैरिजन में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। ध्यान से सुनो मेरे वर्डिंग को, अभी भी बढ़ेगा मगर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा। मतलब पहले अगर बढ़ने का स्पीड 50% रहेगा तो अब बढ़ने का स्पीड 30%, 20%, 10% पे आ जाएगा, मगर अभी भी बढ़ रहा है। और धीरे धीरे वो आउटपुट कहां पहुंच जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएगा, मतलब फुल कैपेसिटी।
और फिर वो स्टेज 2 खत्म हो जाएगा। स्टेज 3 आएगा, तब आपका प्रोडक्शन बढ़ने के जगह कम 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 होना चालू हो जाएगा, क्योंकि आप कैपेसिटी को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, फुल कैपेसिटी के आगे जा रहे हो। तो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स होगा, मिस मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा, और आपका प्रोडक्शन बढ़ने के जगह कम 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 हो जाएगा। समझे? According to law of variable proportion, as the producer goes on increasing the quantity of variable input, please write there what is variable input for us? Labor, which is combined with the other fixed factor. Then in the beginning the marginal production of that labor increases, but after a point it falls and it becomes less and less. ध्यान से सुनो, in that case it can become zero, it can become negative. क्यों, किसकी बात कर रहे हैं अपन? एमपी की बात कर रहे हैं। तो लेस एंड लेस के केस में वो जीरो भी बनेगा एंड नेगेटिव भी बनेगा, जीरो भी बनेगा, नेगेटिव भी बनेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी। अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के? अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, बिकॉज कौन से फैक्टर का रिटर्न है? ये लेबर का है। रिटर्न टू फैक्टर, फैक्टर्स नहीं, फैक्टर मतलब लेबर। ओके, तो पहला लॉ होल्ड्स गुड इन द शॉर्ट रन ओनली। दूसरा, नो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड, ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए कि 3 लेबर अगर आएंगे तो ही 1 यूनिट प्रोड्यूस होगा, वापस और 3 लेबर आएंगे तो ही 1 यूनिट प्रोड्यूस होगा, ऐसा नहीं चाहिए। एक एक लेबर ऐड हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक एक लेबर ऐड हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, दैट शुड बी द केस। समझे? फॉर एग्जांपल ये टेबल बनाने के लिए अगर 4 लोग रहेंगे तो ही एक टेबल बनेगा, अगर तो पहला लेबर आएगा तो प्रोडक्शन कितना होगा? 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथे पे 1, पांचवा 1, 6th 1, 7th 1, 8th 2। समझा? इसको बोलते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं चाहिए अपने को, अपने को चाहिए एक लेबर ऐड किया 10 टेबल बन गए, 2 लेबर ऐड किए 15 टेबल बन गए, ऐसा मतलब प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए विद द एडिशन इन द लेबर। जेपा तो ही ये लॉ काम करेगा। टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज्ड, ये तो हर जगह अजम्पशन रहता ही है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आर नॉट कंसिडर, मतलब कॉस्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मतलब होता है कॉस्ट, कॉस्ट कंसिडर नहीं हो रहा है इधर, इधर सिर्फ फिजिकल इनपुट टू फिजिकल आउटपुट कंसिडर हो रहा है। ओनली फिजिकल इनपुट टू फिजिकल आउटपुट कंसिडर हो रहा है। एंड लास्ट, ऑल यूनिट्स आर होमोजेनियस एंड डिविजिबल, हर यूनिट सेम है और डिविजिबल भी है, मतलब डिवाइड भी किया जा सकता है यूनिट्स वाइज, 1 2 3 4 5 ऐसे यूनिट्स वाइज वो डिवाइड भी किया जाएगा, और वो होमोजेनियस भी रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अजम्पशंस हो गए। ये देखिए डायग्राम जो आपने बोला था स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 वाला। फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट फटाफट ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक बढ़ रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है दोस्तों जहां पे आपका एमपी हाईएस्ट पहुंचता है। तो हाईएस्ट एमपी जो होता है वो टीपी वाले पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद जैसे ही आपका एमपी फॉल होने लगता है तो आपका टीपी बढ़ रहा है, मगर बढ़ने का स्पीड पहले से कम हो गया। समझा? जैसे ही आपका एमपी फॉल हुआ मगर एपी के ऊपर है तो आपका टीपी बढ़ रहा है मगर बढ़ने का स्पीड कम हो गया। ये जब इक्वल हुआ तब आपका फर्स्ट स्टेज एंड हुआ। यू नो फर्स्ट स्टेज कब एंड होता है? व्हेन एमपी कर्व कट्स द, स्क्रीन की तरफ देखो, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो और मेरी बात सुनो। स्टेज 1 एंड्स वेयर द एमपी कर्व कट्स द एपी कर्व फ्रॉम अबव एट एपी इज हाईएस्ट। फिर से एक बार बोलूं, where stage 1 ends where the MP curve cuts the AP curve from above at AP is highest। ठीक है, मतलब कैन यू सी कि इसका मतलब उसके पहले क्या हुआ रहेगा? MP ऊपर रहेगा और AP नीचे रहेगा। AP बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, हाईएस्ट पहुंचा। जैसे हाईएस्ट पहुंचा MP और AP दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद क्या होना चाहिए? MP नीचे जाना चाहिए और AP भी नीचे जाना चाहिए, मगर AP
एमपी से ऊपर है। समझे? ये स्टेज 2 है जहां पे एमपी नीचे नीचे जा रहा है, एपी भी नीचे जा रहा है, मगर एपी जो है वो एमपी से ऊपर है। ओके। और स्टेज 2 का एंड होगा जहां पे एमपी 0 है और टीपी हाईएस्ट है। इसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, मतलब ये आ गया हाईएस्ट प्रोडक्शन वाला पॉइंट। यहां पर आपने रुक जाना चाहिए, मतलब एंटरप्रेन्योर शुड ऑपरेट इन स्टेज 2। क्योंकि स्टेज 3 में अगर आप देखोगे तो एमपी निगेटिव गया, एपी फॉल हो रहा है, टीपी भी फॉल हो रहा है। तो आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन जहां अचीव हुआ वहां पे आके रुक जाओ, वहां पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है। आई होप आपको समझ आई है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में क्या क्या हो रहा है वो सब यहां पर लिखा हुआ है। पढ़ लोगे एक बार, ये मार्क कर लो, इसको पढ़ लो बस और डायग्राम के साथ रिलेट कर लो। ठीक है? रैशनल इन्वेस्टर ने क्या करना चाहिए? would not like to produce in stage 3. why he would not like to produce in stage 3? because वहां पे MP नेगेटिव है और TP फॉल हो रहा है। he would always like to operate in stage 2। वहां पे लिखो stage 2 ऑपरेट। स्टेज 2 में ऑपरेट करना चाहिए। और ये वाला पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट्स भी आप पढ़ लेना, बिल्कुल डायग्राम से रिलेटेड है वो, कि एमपी कब बढ़ रहा है, एपी कब बढ़ रहा है, सब कुछ। ठीक है? व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? व्हाट इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? जब हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल तो ये लॉन्ग रन की बात की जा रही है। तो यहां पे लिख दो लॉन्ग रन। लॉन्ग रन की बात की जा रही है यहां पर। मतलब क्या सर? मतलब हम चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं लॉन्ग रन। यहां पे 3 स्टेजेस है। एक है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और एक है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जस्ट लास्ट पार्ट, इसके बाद हम लोग एंड करने वाले। इसके आगे वैसे भी कॉस्ट आ रहा है। ठीक है? तो लास्ट पेज है हमारे लिए, ध्यान दो सब लोग। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? ध्यान से सुनो। जब आप आउट इनपुट चेंज कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10% से, मगर रिजल्टेंटली, इनपुट्स बोल रहा हूं मैं, इनपुट्स मतलब चारों फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। कितने परसेंट से? 10% से। मगर उसकी वजह से आउटपुट चेंज हो रहा है 20, 30, 40% से, या 15% से भी। तो जितने से इनपुट बढ़ाया उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। समझा? सेकंड स्टेज क्या है? डिक्रीजिंग, सॉरी कांस्टेंट है। ये सेकंड स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है? लिख दो उधर। तो सेकंड स्टेज कौन सा है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसमें क्या होता है? जितना इनपुट बढ़ाया आउटपुट उतना ही बढ़ा। 10% से इनपुट बढ़ाया, आउटपुट भी 10% से ही बढ़ा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। समझ गए? डिक्रीजिंग रिटर्न्स कब होंगे? जब इनपुट बढ़ रहा है 10%, मगर आउटपुट बढ़ रहा है, सुनो, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, मगर 5%, 2%, 8%, 10 से कम। समझा? उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब बोलो 10 और 40, इनपुट 10 आउटपुट 40, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इनपुट 10 आउटपुट 4, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इनपुट 10 आउटपुट 10, कांस्टेंट रिटर्न्स। इनपुट 20 आउटपुट 20, कांस्टेंट रिटर्न्स। इनपुट 20 आउटपुट 8, डिक्रीजिंग रिटर्न। इनपुट 20 आउटपुट 50, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। आर यू क्लियर? ये सब क्यों होता है? मगर ऐसा क्यों होता है कि पहले इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग होता है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसमें भी दो टाइप है, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। पहले तो वर्ड इकोनॉमीज को समझो। इकोनॉमीज का मतलब होता है एडवांटेजेस। लिखो उधर। इकोनॉमीज का मतलब होता है एडवांटेजेस। डिसइकोनॉमी का मतलब ऑब्वियसली क्या होगा? डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमीज, डिसइकोनॉमीज। इकोनॉमीज मतलब एडवांटेजेस, डिसइकोनॉमीज मतलब डिसएडवांटेजेस। इंटरनल मतलब क्या? एक ही कंपनी ग्रो हो रहा है और फायदा या नुकसान उसी को हो रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ? पूरा इंडस्ट्री ग्रो हुआ
और फायदा पूरे इंडस्ट्री को हुआ, मतलब हर एक कंपनी को हुआ जो उस इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, बोलो फायदा किसको होगा? HCL को होगा, इंफोसिस को होगा, TCS को होगा। समझे? ये क्या है? एक्सटर्नल इकोनॉमी, समझे? मगर अगर TCS ने कोई नया टेक्नोलॉजी लाया और फायदा सिर्फ TCS को हुआ, इंटरनल। जेपा इंटरनल एक्सटर्नल क्लियर? अब देखो इंटरनल की बात करेंगे तो इंटरनल इकोनॉमीज भी यही है और डिस इकोनॉमीज भी यही है। अप टू सर्टेन एक्सटेंट क्या मिलता है? इकोनॉमीज मिलती है। बियॉन्ड दैट अगर तुम नहीं रुकोगे तो डिस इकोनॉमी मिलती है। जैसे कि कोई भी बिजनेस में टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करने से फायदा होता है क्या? टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, यस, you are able to handle more output if you increase more technology, but up to certain level, up to a certain level, beyond that तू अगर ज्यादा ही टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगा तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा और तुझे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होना चालू हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज। समझ में आई बात? तो अप टू अ सर्टेन लेवल जब फायदा मिलता है उसको बोलो इकोनॉमीज, बियॉन्ड दैट जब नुकसान मिलता है उसको बोलो डिस इकोनॉमीज। और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है इसलिए इसको टेक्निकल बोला है। समझ में आई बात? दूसरा मैनेजरियल, मैनेजर्स अपॉइंट कर फायदा होता है क्या? यस, उससे ज्यादा आउटपुट हैंडल होता है। अप टू अ सर्टेन लेवल तक मैनेजर्स अपॉइंट करोगे फायदा होगा। अगर मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट ज्यादा ही करोगे तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज। समझा? तीसरा आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग से फायदा होता है क्या? यस, सेल्स बढ़ता है, मगर एक सर्टेन लेवल तक मार्केटिंग करने से सेल्स बढ़ेगा, फायदा होगा। अगर तुम मार्केटिंग करोगे तो मार्केटिंग का कॉस्ट ज्यादा होगा और उससे मिलने वाला फायदा कम होगा, उसको बोलते हैं डिस इकोनॉमीज। देन फाइनेंशियल का मतलब होता है लोन वोन लेना, बैंक से डेट लेना। डेट मतलब लोन। तो लोन लेने से फायदा होता है क्या? यस, क्योंकि बिजनेस करने के लिए मेरे पास करोड़ रुपया, मगर बैंक अगर और 2 करोड़ दे रहा है तो मैं 3 करोड़ का बड़ा बिजनेस सेट कर सकता हूं, फायदा होगा। अप टू अ सर्टेन लेवल लोन लेने से फायदा होगा, बट ज्यादा लोन लेने से कमिटमेंट आ जाएगा, इंटरेस्ट का कमिटमेंट आ जाएगा, रीपेमेंट का, और नुकसान ज्यादा होना चालू हो जाएगा। हर प्रोजेक्ट के लिए अगर मैं लोन लूंगा, हर बिजनेस के लिए अगर मैं लोन लूंगा तो मैं भी अडानी बन जाऊंगा। सही है ना? और फिर मेरा बिजनेस अचानक से रिस्क में आ जाएगा। हिंडलबर्ग जैसा कोई कंपनी मेरे पे रिपोर्ट निकालेगा और मेरा वापस बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। पॉसिबल? रिस्क बेयरिंग, बिजनेस में रिस्क लेना अच्छा है क्या? यस, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है, बट इस केस में एक लेवल तक ऐसा फायदा होता है। अगर ज्यादा ही रिस्क लेंगे तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। डीएसके कंपनी पता है सबको, पुणे का वेल नोन बिल्डर, अच्छे अच्छे स्कीम्स बनाए, बहुत अच्छा किया, मगर एक बड़ा रिस्क ले लिया उन्होंने। ड्रीम सिटी नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि सोलापुर हाईवे पर है और फ्लॉप हो गया। एक बहुत बड़ा सिटी जो उनका लेवल था उससे 10-20 टाइम्स बड़ा सिटी बनाया उन्होंने। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा रिस्क ले लिया, वो अनसोल्ड प्रोजेक्ट हो गया, रिस्पॉन्स बहुत ही पुअर था उस प्रोजेक्ट को, और उनका पूरा का पूरा गुडविल वगैरह सब खत्म हो गया। जेल में जाना पड़ा ओनर को, लिस्टेड कंपनी का मालिक, और सब अच्छे से किया था बिजनेस में, पहले सब कुछ अच्छे से किया था। पुणे के कितने सारे सोसाइटीज जो उन्होंने बनाई है, मगर फिर रिस्क एक प्रोपोर्शन में लेना फायदा होता है। उसके आगे अगर डिसप्रोपोर्शनेट रिस्क ले लेंगे, मेरे जेब में 100 रुपया है, मैं तुमको बोल रहा हूँ 2000 रुपये कर लेंगे अपन, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे जिसकी जेब में 100 रुपया है वो 100 के अंदर का रिस्क लेना चाहिए। समझा कि नहीं? मगर बातें मैं कर रहा हूँ 2-2 हजार की, तो ऑब्वियसली रिस्क है। समझे? और रिस्क अगर एक एक्सटेंड के बियॉन्ड लेंगे तो ऑब्वियसली फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं रिस्क बेयरिंग। तो ये सब चीजें ऐसी है कि एक लेवल तक आपको फायदा दे रही है, उस लेवल के आगे अगर आप बढ़ रहे हो तो आपको नुकसान मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज। हर जगह एक ही कंपनी ने ऐसा किया और उसी को फायदा हुआ और उसी को नुकसान हुआ। मेड बी अडानी, मेड बी डीएसके, जो भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, ये सब एग्जांपल्स एक ही कंपनी टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है, मार्केटिंग के लिए बढ़ा रहा है, मैनेजर्स बढ़ा रहा है, फायदा सिर्फ उसी को हो रहा है, और बियॉन्ड सर्टेन लेवल नुकसान भी सिर्फ उसी को हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एंड इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है? एक्सटर्नल क्या होता है? पूरा इंडस्ट्री चेंज होता है,
पूरे इंडस्ट्री को फायदा, उसको बोलते हैं इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमीज नहीं बोलते, हाँ सिर्फ इकोनॉमीज है, तो एरो कर दो उसको इकोनॉमीज को, जैसे मैंने किया है। ये जो लिस्ट में लिखा आइटम है ये सिर्फ इकोनॉमीज है। क्या क्या इकोनॉमीज है पढ़ लो एक बार। टेक्नोलॉजी, अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तो फायदा पूरे इंडस्ट्री को होता है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट, मतलब लेबर, कैपिटल, लैंड, ये सब अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट। जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो होता है तो अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स पूरे इंडस्ट्री को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जब आईटी सेक्टर बढ़ता है तो इंजीनियर सिर्फ टीसीएस को नहीं मिलते, इन्फोसिस को भी मिलते हैं और बाकी कंपनीज को भी मिलते हैं, तो इसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। तो फायदा सभी को हो रहा है, क्या है ये, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री होते ना, जो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ रहा है तो कीबोर्ड, मदरबोर्ड, माउस, रैम, ये जो बनाने वाली कंपनीज है ये भी तो ग्रो होंगी, इसको बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। आपने नाम सुना होगा पहले एंसिलरी इंडस्ट्री का। एंसिलरी इंडस्ट्री का मतलब होता है मेन इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑटोमोबाइल मार्केट बढ़ा तो डोर्स बनाने वाली कंपनी, हॉर्न बनाने वाली कंपनी, बैटरी बनाने वाली कंपनीज, उनका ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, तो इनको क्या बोलेंगे, एंसिलरी इंडस्ट्री। मेन इंडस्ट्री कौन सा है, ऑटोमोबाइल, मगर उनको प्रोड्यूस करके सेल करने वाले लोगों को बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। तो जब एक मेन इंडस्ट्री ग्रो होती है तो एंसिलरी इंडस्ट्री भी ग्रो होते हैं, समझे। देन बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक इंडस्ट्री ग्रो होती है तो डोंट यू थिंक कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी बढ़ता है। आज सोलापुर से है कोई, यहाँ पर सोलापुर से, सातारा से कोई, सातारा से कोई नहीं। सातारा फूड पार्क पता है आपको, सातारा में एक बड़ा फूड पार्क खुल रहा है। गुजरात में गिफ्ट सिटी नाम की बड़ी सिटी बन रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री वहां ग्रो हो रही है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। पुणे में हिंजवाड़ी पता है सबको, तो आईटी पार्क है। तो हिंजवाड़ी जब वहां पे बना पुणे में, आज यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे हो, तो यहाँ से वहां तक का कनेक्टिविटी नहीं था पहले, अब इजीली कनेक्टिविटी हो गया, रोडवे वगैरह सब, टैक्सी वगैरह सब उधर तक पहुंचता है। तो ये क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का डेवलप हुआ, बिकॉज वहां पर इंडस्ट्री डेवलप हुआ, समझे। फिर इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पर आसानी से इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग फैक्टर्स अवेलेबिलिटी, रिगार्डिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी। जितना तुम एक इंडस्ट्री में ग्रोथ देखते हो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन तो आजकल गूगल पे भी आती है, फिर समझे क्या। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सपोज एक पर्टिकुलर वेपन है, अभी जस्ट मैंने बनाया, उसका इंफॉर्मेशन गूगल पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, बट बाकी वेपन्स का इंफॉर्मेशन गूगल पे आ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो हो गई। तो जो भी इजी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है ना, वो इंडस्ट्री ग्रो की वजह से होता है, समझा कि नहीं। देन इकोनॉमीज ऑफ स्पेशलाइजेशन, जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो होता है तो उसका स्पेशलाइजेशन भी बढ़ जाता है और उसको बेटर एंड बेटर वे में प्रोड्यूस करने का टेक्निक आ जाता है। ये सब फायदे एक इंडस्ट्री ग्रो होने से हर एक को होते जो उस इंडस्ट्री में है, इसको बुलाएंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमी क्या होती है फिर उस केस में, तो डिस इकोनॉमी की यहाँ पे लिस्ट है दोस्तों, लिखो आप, डिस इकोनॉमी को एरो करो और वहां पर लिखो पहला एयर पोल्यूशन। डिस इकोनॉमी में पहला आता है एयर पोल्यूशन, दूसरा आता है वाटर पोल्यूशन, आजकल तो नया आ गया ई वेस्ट, पता है ना आपको ई वेस्ट। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ई वेस्ट, ये कब बनता है, जब पूरा इंडस्ट्री ग्रो होता है। तो फायदे मिल रहे तो नुकसान ये भी तो मिलते हैं ना, यस और नो। ई वेस्ट समझते हैं ना आपको, ये जो कीबोर्ड, कंप्यूटर वगैरह ये सब बायोडिग्रेडेबल नहीं है ये। देन वेदर कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस खराब होती है, उसको बोलते हैं नेक्स्ट डिस इकोनॉमी। फैक्टर के प्राइसेस बढ़ने चालू हो जाते हैं, जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो होती है तो उसका लेबर अवेलेबिलिटी बढ़ता है, मगर उनका लेबर का कॉस्ट भी बढ़ता है।
सोचिए पूरा आईटी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स जो अदरवाइज पहले 40,000 के तनख्वाह पे अवेलेबल होते थे, आज वो 60-70 हजार के तनख्वाह पे अवेलेबल होते हैं। लैंड जिसका रेंट पहले 50 रुपए स्क्वायर फीट था, वो 70-80 रुपए स्क्वायर फीट तक चला जाता है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री वहां पे ग्रो हो रहा है। हिंजवाड़ी का रेंट आज से 10 साल पहले कितना था और आज कितना था, फर्क है कि नहीं है? ऑब्वियसली। इसको बोलते हैं फैक्टर प्राइस राइज। एंड लास्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ग्रो होती है ना, तो गवर्नमेंट को खर्चा भी करना पड़ता है वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये रोड, ये स्ट्रीट लाइट्स, ये बसेस, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो ने नहीं बने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाया है। ग्रो हो रही है उनकी इंडस्ट्री, खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा डिस इकोनॉमी। समझे? तो ये सब आपके डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और दोस्तों उसी के बेसिस पर यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिया है, तो दोनों लॉ हमने पढ़ लिया है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पढ़ लोगे ना अच्छे से? ये पढ़ लेना। और ये डायग्राम तो अपन वही डायग्राम है जो अपन ने ओरली अभी बात किया। अगर सभी फैक्टर्स 10% से ग्रो हो रहे हैं, मगर ये 20% से ग्रो हो रहा है, तो इंटरनल इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा। ये वापस से 10% से ग्रो हुआ और ये भी 10% से ग्रो हुआ, तो कांस्टेंट रिटर्न आएगा। आगे ये 10% से ग्रो हो रहा है मगर ये 5% से ग्रो हुआ, तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएंगे। डायग्राम क्लियर? यहां पर आपका प्रोडक्शन चैप्टर जो है वो खत्म होता है। प्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है, तो आपके होमवर्क्स एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। ट्राई करो चैप्टर 6, ट्राई करो, जरूरी नहीं बट ट्राई करो, ठीक है। दूसरी बात, फास्ट ट्रैक नोट्स के पॉइंट्स में 140 से लेकर 204 तक जाओ। क्यूमुलेटिव पढ़ोगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो पहले 140 से 204 जाने का और फिर 1 से 140 पढ़ने का। यकीन मानो 1 से 140 पढ़ना अब इजी रहेगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। एंड लास्टली चार्ट बुक का 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ने बोले ना आपको मैंने, 2 to 3 पॉइंट्स पढ़ लो एक बार, जस्ट गो थ्रू कर लो बोला था मैंने, तो एक बार जस्ट रीड आउट कर लो, ठीक है। Shall we stop here and we will continue day after tomorrow. Thank you very much. Bye. What will be your time for day after tomorrow will be communicated to you. Don't worry. Okay? Bye. आपका WhatsApp ग्रुप बना है कुछ? ओके, उस पर कम्युनिकेट कर देंगे।